अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात की काला सतही पार्लिमानी वफद ने जामिया हमदर्द का दौरा किया ताकि यूएई के इदारों और जामिया हमदर्द के दरमियान ताउन के मौके तलाश किए जा सके। वफद में इमाराती हुक्काम और तालीमी शख्सियात शामिल थे, जिनमें डॉक्टर अली राशिदुन नईमी, मरवान अल महरी, सारा फलक नाज, अहमदुल खौरी, डॉक्टर हसनुल मरजूकी, पुख्तिया अल रिटमी और मरियम जबानी और महरा सईद, डॉक्टर मोहम्मद शिरियानी और डॉक्टर यूसुफ अल मरजूकी शामिल है। इस वफद के साथ साथ हिंदुस्तानी सफीर प्रोफेसर जिक्रुर रहमान भी मौजूद थे। दौरे का आगाज वफद के तारुफ के साथ हुआ। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम अफशार आलम ने यूनिवर्सिटी के कुलीदी अहदेदारों का तारुफ करवाया, जबकि डॉक्टर अली राशिदुन नईमी ने इमाराती वफद का तारुफ करवाया है। उन्होंने सरकारी या निजी तालीमी इदारों के साथ मुमकिना ताउन के लिए अपने जोश का इजहार किया। प्रोफेसर जाकिर रहमान ने इमाराती वफद को जामिया हमदर्द की जुबानी और सकाफती तबादले को फरोग के लिए आगाह किया है। यूनिवर्सिटी के वर्जन को उजागर किया। जामिया हमदर्द के तालीमी प्रोग्रामों और कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला किया गया था। इसके साथ नतीजा खेज बातचीत की गई, जिसमें डॉक्टर एम ए सिकंदर, रजिस्ट्रार एसएस अख्तर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस मनीष मलिक, फाइनेंस ऑफिसर और प्रोफेसर सैयदुन्निसा, डायरेक्टर हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज शामिल है। मुलाकात का इख्तिताम दोनों इदारों के दरमियान ताउन के मौके को फरोग देते हुए किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की। मुफ्ती ने कहा है कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और वो उसका जवाब वोट के जरिए देंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मायूस हो चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को अवाम ने समझ लिया है। पीडीपी की कारकर्दगी से लोग वाकिफ है। हमने जिस रफ्तार से काम किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 40 साल दौरे इख्तिदार में भी नहीं किया है। पीडीपी ने जनूबी कश्मीर में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एम्स और सड़कें बनाई है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में जो वोट की इज्जत है वो पीडीपी की वजह से है। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पार्टी कायम ना की होती तो आज भी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तानाशाही के माहौल में काम कर रहे होते। और आपने शायद देखा होगा कि बीजेपी ने 3 माह के लिए यहाँ हुकूमत बनाई तो उनके लोग हमारे दरवाजे पर आए थे। आप ही बताएं कि क्या इस दौरान किसी बड़े रहनुमा ने दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने रियासत में 40 साल दौरे इख्तिदार में कोई नुमाया तरक्याती काम नहीं किए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की कामयाबियों का तस्करा करते हुए कहा है कि पीडीपी जिन्होंने जनूबी कश्मीर में तालीमी और सेहत के मैदान में काबिल जिक्र काम किया है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की मुहिम जोई के दरमियान बीजेपी में बगावत का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी होने के बाद से हर रोज कोई लीडर पार्टी से किनारा कशी और दूसरी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता है तो कोई आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर देता है। बगावत करने वालों में बीजेपी के रियासती नायब सदर जीएल शर्मा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अब कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जीएल शर्मा के साथ बीजेपी और मुख्तलिफ तंजीमों के 250 से ज्यादा अहदेदार और हजारों कारकुनों ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर अपोजिशन लीडर ने कांग्रेस के रियासती सदर चौधरी उदय भान और रुकन पार्लियामेंट पर भी सवालात उठाए हैं। जीएल शर्मा हरियाणा हुकूमत में डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। ख्याल रहे कि जीएल शर्मा एक मजबूत लीडर है और कांग्रेस हुकूमत में गुरुग्राम इसी जिले सदर का ओहदा संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने शोपियान और विची में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए पीडीपी की हुकूमत पर शदीद तनकीद की और रियासती दर्जे की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने ऐलान कर दिया है। उन्होंने पीडीपी पर इल्जाम आयद किया है कि उसने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हालिया बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को रियासती दर्जे की बहाली के वादे पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि ये इलेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर कराया है, आपने नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि रियासती दर्जा वापस हासिल किया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने शोपियान में जलसे के दौरान मजीद कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ रही है जो जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ धकेल रही है।
بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے درگا پوجا کے دوران ممکنہ مذہبی فساد اور اشتعال انگیزی سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ہندو کمیونٹی اپنے تہوار کو امن کے ساتھ منانے میں کامیاب رہے گی۔ حکومت نے مندروں کی حفاظت کے لیے مدرسوں کے طلباء کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذہبی امور کے مشیر ڈاکٹر AFM خالد حسین نے کالی مندر کے دورے کے دوران کہا ہے کہ اگر کوئی مذہبی مقامات پر بدامنی پیدا کرنے یا پوجا کرنے والوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے قانون کے دائرے میں لائیں گے اور امن برقرار رکھیں گے۔ خیال رہے کہ درگا پوجا کا اہتمام 8 اور 9 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ خالد حسین نے ہندو کمیونٹی کے افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے تہوار کو جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کے مندروں کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر آپ اپنے مندروں پر حملے کا خوف محسوس کر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ کوئی مجرم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم نے مقامی لوگوں جن میں مدرسے کے طلباء بھی شامل ہیں ان کو مندروں کی حفاظت کے لیے تعینات کیا ہے۔ کوئی بھی ہمارے مذہبی تہوار منانے سے نہیں روک سکتا ہے۔ غور طلب یہ ہے کہ حکومت نے بنگلہ دیش کو ایک فرقہ وارانہ طور پر آزاد اور امتیاز سے پاک ریاست بنانے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ خالد حسین نے کہا ہمارا مقصد ایک محفوظ اور خوشحال معاشرہ بنانا ہے اور ہندو اقلیت کو شیخ حسینہ کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد طلباء کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے دوران کاروبار اور جائیدادوں میں نقصان اور مندروں پر حملے کے مبینہ واقعات پیش آئے تھے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جمعیت علماء ہند نے بلڈوزر کارروائی سے متعلق رہنمایانہ ہدایات تیار کرتے ہوئے ایک مشاورتی مسودہ تیار کیا ہے۔ جمعیت کی پریس ریلیز کے مطابق یہ اقدام عدالت کے ذریعے اصول ضوابط طے کرنے کی درخواست کے پس منظر میں کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں اس طرح کی کارروائیوں پر ضابطہ وضع کرنا ہے۔ واضح رہے کہ علماء ہند نے مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر اپنی پٹیشن میں تمام ریاستوں کو اس کیس میں فریق بنایا تھا جنہوں نے بلڈوزر کارروائی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے 26 اپریل 2022 کو بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کا حکم جاری کیا تھا اور جمود کو برقرار رکھنے کا حکم سنایا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت میں اب تک 19 مرتبہ سماعت ہو چکی ہے اور جمعیت کے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق وکلاء نے عدالت میں بلڈوزر کارروائی کے خلاف مؤثر دلائل پیش کیے ہیں۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلڈوزر کارروائی پر اصول ضوابط مرتب کرنے کے لیے گائیڈ لائنز تیار کی جائے۔ جمعیت علماء ہند نے عدالت کو مشورہ دیا ہے کہ ان گائیڈ لائنز میں تمام ریاستوں کے لیے یکساں قواعد متعین کیے جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی فرد کی املاک کو غیر قانونی طور پر نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ جمعیت علماء ہند کی پٹیشن میں یونین آف انڈیا، وزارت قانون انصاف، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات، شمالی دہلی اور میونسپل کارپوریشن اور دہلی پولیس کو فریق بنایا گیا تھا۔ برخاست ٹرینی IAS پوجا کھیڑکر کے متنازع کیس کے بعد یونین پبلک سروس کمیشن یعنی UPSC کو 30 سے زائد افسران اسناد میں جعل سازی کے الزامات کے ساتھ شکایت موصول ہوئی ہے۔ پوجا کیس کے بعد یہ معاملہ مزید سنگین شکل اختیار کر گیا ہے اور ان افسران پر بھی انہی کی طرح اپنے دستاویزات اور دیگر تفصیلات میں جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کرنے کا الزام ہے۔ UPSC پوجا کے کیس کے بعد ان افسران کی شکایت کو مزید تحقیقات کے لیے محکمہ عملہ تربیت کو بھیج دیا گیا ہے۔ اگر الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو ان افسران کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ در اثنا حکومت اور مختلف ادارے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فعال خدمات ہے کہ مستقبل میں ایسی دھاندلیاں نہ ہو۔ خیال رہے کہ ملک کی سب سے مشکل اور باوقار امتحانات میں سے ایک UPSC کے سول سروسز امتحانات کے ذریعے IAS، IPS، IFS اور IRS جیسے افسران کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان افسران کو ملک کی ترقی اور سیکیورٹی کے اہم امور سنبھالنے کے لیے ذمہ داری دی جاتی ہے، اس لیے امتحانات میں دھاندلی یا افسران کے انتخابات میں کسی بھی قسم کی غلط اور فہمی کو سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق UPSC نے شکایات کو DOPT کو بھیج دیا ہے جہاں ان مزید کارروائی کی جائے گی اور حکومت اس معاملے پر معذوری کے معیار اور کوٹا کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے فعال اقدامات کر رہی ہے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے جو لانا سیٹ سے پہلوان ونیش پھوگاٹ کو میدان میں اتارا ہے۔ ونیش اور بجرنگ پونیا کانگریس میں شامل ہوئے تھے۔ شام کو امیدواروں کی پہلی فہرست میں نام فائنل ہونے کے بعد اب ونیش نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔
इतवार को उन्होंने जलाना में इंतखाबी मुहिम चलाई, जहां कारकुनों और हामियों ने फूलों की हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए विनेश ने साबिक बीजेपी एमपी भूषण सिंह के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा है कि भूषण सिंह मुल्क नहीं है, मेरा मुल्क मेरे साथ खड़ा हुआ है। बीजेपी के साबिक एमपी भूषण सिंह के इल्जामात पर विनेश फोगाट ने कहा, भूषण मुल्क नहीं, मेरा मुल्क मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने लोग मेरे साथ है। इस इल्जाम के जवाब में कि कांग्रेस ने उन्हें तहरीक पर बिठाया, विनेश ने कहा है कि उन्हें जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत बीजेपी ने ही दी हुई थी। विनेश ने कहा है कि तमगे का दर्द उस दिन कम हो गया जब मैं वापस लौटी और मेरे चाहने वालों ने मेरा इस्तकबाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी के बड़े लीडरों हिंदू वोटरों में खौफ पैदा करने के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम जम्मू खित्ते पर मरकूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, लेकिन फतेह बिल आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी। मौसूफ सदर ने उन बातों का इजहार नसीम बाग में वाक़ मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे पर फातिहा पढ़ने के बाद नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इंशाअल्लाह फतेह नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी। वज़ीर दाखिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद के मुतल्लिक बयान के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि वो बहुत कुछ कहते हैं जिस पर भारत को वो बनाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ है। ये भारत सबका है, जितने लोग यहाँ रहते हैं, ख्वाह वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध है या फिर नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी है। बीजेपी की जम्मू में इंतखाबी मुहिम मरकूज रखने के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वो सिर्फ हिंदू वोटरों को डराने की कोशिश करते हैं। बाजार में आई गिरावट की वजह से दुनिया के अमीर तरीन लोग इस वक्त जबरदस्त नुकसान का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिन टॉप 20 अरबपतियों को शदीद झटका लगा है, इनमें दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क भी शामिल है, जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के मुताबिक इस तूफान से जी बेजोस, मार्क जकरबर्ग समेत हिंदुस्तानी कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी नहीं बच सके हैं और उन्हें भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तानी बाजार में आई गिरावट की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को नेटवर्थ 2.14 अरब डॉलर यानी 17,973 करोड़ रुपए कम हुए हैं और 111 अरब डॉलर रह गए हैं। वो इस वक्त दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स है, जबकि दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में 1.57 अरब डॉलर यानी 13,186 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है। पेटीएम के बानी विजय शेखर शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक रोबोट लैपटॉप का वीडियो शेयर किया जो काफी जाज़िब नजर लग रहा है। इस लैपटॉप की खूबी है कि ये वॉइस कमांड पर ही ऑन हो जाता है और ओपन और बंद भी हो जाता है। इस अनोखे लैपटॉप को 2024 के दौरान पेश किया गया है। IFA बर्लिन में चल रहे इस कॉन्सेप्ट लैपटॉप के जरिए तैयार ये लैपटॉप वॉइस कमांड को फॉलो करता है। इसके हुनर में रोटेट हो जाते हैं। ये वीडियो और मीटिंग वगैरह में भी बहुत काम आ सकता है। विजय शेखर शर्मा ने इसके जरिए शेयर किए गए वीडियो में दिखाया जा सकता है कि लैपटॉप बगैर छुए ही ओपन हो गया और काम करने लगा। इस लैपटॉप में फॉलो मी का भी फीचर दिया गया है। इसकी मदद से यूजर्स को ट्रैक किया जा सकता है। इसमें यूजर्स की मूवमेंट के मुताबिक लैपटॉप की स्क्रीन घूमती है। ये फीचर वीडियो कॉल के दौरान काफी मुफीद साबित हो सकता है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।